और सर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं आपका लेक्चर देख ही रहा हूँ सर, और सर इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में, मेरे को ऐसा लगता है जिसने एंशिएंट हिस्ट्री की बुक भी लिखी होगी ना वो भी नहीं पढ़ा सकता सर, जितना आपने पढ़ाया है। मतलब इतने अलग अलग सोर्सेज से मैं तो ये देख के रहा हूँ कि सर मतलब कि मेरे को लगता है नहीं कि किसी को पता भी होगा सर, मतलब कि इतना डिटेल में। और उसके अंदर जो आप ये रिकैप वाला, रिवीजन वाला, और जो आप खुद दिखते हो हमें बोलते हुए सर, हाँ उससे तो ऐसे लगता है लाइव एंगेजमेंट हो गया। हाँ। तो मतलब कि आप सर आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री देखा ना तो मैं सोच नहीं सकता कि कोई बंदा स्टोन एज को भी इतना डिटेल में और इतना सेक्शन वाइज आपने हमारे माइंड में सेट किया है। चीजें सेट ही नहीं हो पाती थी, पैलियोलिथिक का लोअर मिडल अपर में उलझ जाते थे सर, फिर उसके बाद स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक, इतना ब्रांचेस अब सेट हो गया सर। सर मैं आपको एक बात बताऊं सर, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे आज आप एमएम एकेडमी लेके आए हो ना सर, सर आपने इतना नॉमिनल चार्ज रखा है सर, मतलब कि आपने इतने नॉमिनल वे पे हमें प्रोवाइड कराया है, और जो सर्विस आप हमें दे रहे हैं ना, शायद वाले 1,50,000 में भी नहीं देते, और आप शायद हमसे 15,000 भी चार्ज नहीं कर रहे सर। सर आप उसमें हमारा टेस्ट भी टेक केयर करते हो कि एमसीक्यूज भी कराते हो, करंट अफेयर भी दे रहे हो, करंट अफेयर के एमसीक्यू भी दे रहे हो हर चीज प्रोवाइड कर रहे हो सर। और अगर कोई इशू आ जाता है बहुत डिटेल में, मान लो कि आसपास क्या चल रहा है, उसको भी आप एक कोई एक्सप्लेन्ड वीडियो बना देते हो 5 मिनट्स 10 मिनट्स का, ताकि हमें एक अच्छा कवरेज रहे। अब सर जैसे आर्टिकल 370 वाला आपने बनाया सर, मैंने इतने वीडियोस देखे, 370 जैसा आपने समझाया ना वैसा कोई नहीं समझा पाया कि जो उसका अंडरस्टैंडिंग, उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है सर, मतलब कि एडिटोरियल में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता जो आपने अच्छा मतलब पिक किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम यहाँ पर 10 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। जी हाँ, थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नुकसान जो है वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी बैकलॉग रहेंगे वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो यहाँ पर 10 अक्टूबर का हमारा रह गया था, 10 अक्टूबर का हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या खास न्यूज़ है 10 अक्टूबर के एनालिसिस में। आपने अगर अब तक MM एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेस मेरे द्वारा जो लाए जा रहे हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरी तरीके से अवेलेबल है, उसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया है, पॉलिटी का कोर्स भी अब खत्म होने ही जा रहा है, उसी के साथ साथ ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, उसी के साथ एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, उसमें एग्रीकल्चर, सब कुछ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो बहुत सारे कोर्सेज और आने वाले हैं। तो एक हब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और क्वालिटी जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगी। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी, उसी के साथ ये जो PDF है इसकी, ये वाले हमारे लेसेस की जो PDF है ये आपको मिल जाएगी, जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। और तीसरा, जो कौन बनेगा IAS सीरीज आती है एक्सक्लूसिवली MM एकेडमी ऐप पर, उसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, तो जिससे कि आपका करंट अफेयर्स है काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आ रही है, तो ये मैप में ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर डोमिनेंस ऑफ बिग टेक, जो बिग टेक कंपनीज है उनको डोमिनेंस किस तरीके से है, और यहाँ पर रिकमेंडेशंस इसको खत्म करने के लिए क्या दिए गए हैं, ये यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम जो है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, इसके बारे में देखेंगे। और जो नोबेल पीस प्राइज है वो यहाँ पर WFP को दिया गया है, तो ये सभी के लिए शॉकिंग भी था। शॉकिंग इसलिए कि हंगर के लिए काम करता है। अब ये पीस अगर हम देखते हैं तो जिसने यहाँ पर हथियार डाल दो ये आंदोलन चलाया है, या फिर जो बॉम्ब है वो अपने डिसमेंटल कर दो योजना, इस तरह की योजना अगर किसी कंट्री ने चलाई है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने चलाई है, तो फिर उनको यहाँ पर दिया जाता है। या फिर दो देशों के बीच में झगड़े थे, उसमें अगर शांति लाई गई है, उनको दिया जाता है। तो WFP हंगर के लिए काम करता है, इसको क्यों दिया गया है, तो इसे भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर रामविलास पासवान साहब जो है, तो उनके बारे में यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन जो है हमें मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर MPC के बारे में बात की जा रही है, तो ये वाला आर्टिकल जो हम अच्छी तरीके से देखेंगे, और इसमें जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर TRP के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी के साथ यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसके बारे में बात हो रही है। देखिए तालिबान और उसी के साथ जो अफगानिस्तान है उसमें अगर कुछ होता है तो यहाँ पर
पाकिस्तान उसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो रहेगी, क्योंकि टेररिज्म फैलाना, खैर चलो। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो डोमिनेंस ऑफ बिग टेक, जो बिग टेक है उनका डोमिनेंस किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पैनल ने एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सबमिट की है। अब इस रिपोर्ट में उन्होंने जो वर्किंग है अमेजॉन की बोलिए, एप्पल की बोलिए, गूगल की बोलिए, फेसबुक की बोलिए, वो यहाँ पर देखी। 449 पेज रिपोर्ट में यहाँ पर बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है उनको टुकड़ों में बांटने की बात की गई है, जिससे कि वो मतलब फ्यूचर मर्जर जो है या फिर एक्विजिशन जो है वो यहाँ पर ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये तो एक ओवरलुक हो गया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या बात की गई है उसे हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कंपनीज है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, ये बेसिकली क्या कर रही है, शक करने की कोशिश कर रही है। ये जो कंपनीज है गवर्नमेंट की हमेशा रडार पर रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बिग स्पेंडर्स बोलिए, क्योंकि ये बहुत खर्च करते हैं। उसी के साथ जो कंपटीशन है उसको भी यहाँ पर स्टीम रोल करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से, या तो राइवल जो है उसको खरीद लेंगे, या तो जो वेंडर्स है उनको उनके साथ काम करने से, जो उनकी कंपटीशन उनके साथ काम करने से मना ही कर देंगे। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है कि एक कोई बड़ी कंपनी है, वो क्या करेगी, जो छोटी छोटी कंपनीज है उनको कंपटीशन दे रही है ना, तो क्या करेगी, भैया आप आ जाओ हमारे साथ यहाँ पर काम कर दो। नहीं करना है, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनको आपके साथ काम करने से ही मना कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, छोटी छोटी जो कंपनीज है यहाँ पर नष्ट हो रही है, उनकी मोनोपोली, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज की मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो रही है। एविडेंस के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ कंपटीशन ऑनलाइन ये हमें देखने को मिल रहा है, उसे रिवाइव यहाँ पर रिव्यू जो है वो करने की कोशिश की गई। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एप्पल बोलिए, अमेजॉन बोलिए, गूगल बोलिए, फेसबुक बोलिए, वो किस तरीके से फ्लो ऑफ डाटा जो उसे कंट्रोल करते हैं खुद के लिए, तो वो यहाँ पर देखने को मिला। उसे 1.3 मिलियन डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट किए, और उसी के साथ साथ सेवरल एम्प्लॉयज जो उनके साथ यहाँ पर जो सीक्रेट टेस्टिमोनीज है वो यहाँ पर लिए गए, इन फर्म में जो काम करते हैं। कंपनी के जो हेड है उनसे यहाँ पर बातचीत की गई, और फिर यहाँ पर ये देखा गया कि कंपनीज जो है उनका एक्सप्लॉइटेटिव, एंट्रेंच्ड और एक्सपांडेड पावर हमें देखने को मिलता है डिजिटल मार्केट में। और ये जो चीज है ये एंटी कॉम्पिटिटिव है और अब्यूजिव है। ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। देखिए, कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब यहाँ पर अगर दो दुकानें हैं, दोनों दुकानें अगर एक चीज बेच रही है, तो फिर यहाँ पर कस्टमर आएगा, ये बोलेगा मेरे पास आ मैं इतने में दे रहा हूँ, ये बोलेगा मेरे पास आ मैं उससे कम में दे रहा हूँ, फिर ये बोलेगा अच्छा ठीक है और डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये बोलेगा और डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ है वो देखने को मिलती है। लेकिन सोचिए अगर एक ही दुकान है, वो बोलेगा मैं मतलब 10 रुपए की चीज़ है, लेकिन वो बोलेगा मैं यहाँ पर 50 रुपए में दे रहा हूँ, तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटिशन जरूरी होती है, और यहाँ पर एंटी कॉम्पिटिटिव और अब्यूजिव वे जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा। की फाइंडिंग्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एक्सेस है मार्केट का वो कंट्रोल किया जा रहा है इन जायंट्स के वजह से, है ना। विनर्स बोलिए, लूजर्स बोलिए, इन्हीं के द्वारा पिक किए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ इनके पास काफी ट्रिमेंडस पावर आ चुकी है, और इसीलिए ये यहाँ पर अब्यूजिव चार्जिंग जो है वो कर रहे हैं। आप YouTube का एग्जाम्पल देख लो ना। YouTube अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में लोगों को वीडियोस बनाने के लिए कुछ ये नहीं था, मतलब आप वीडियोस बनाना शुरू कर दो, आपके ऊपर हम ऐड डालना शुरू कर देंगे, ऐड डालना शुरू कर देंगे और आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाएगा। उस टाइम पर काफी ज्यादा रेवेन्यू मिला करता था। मगर अब हालत ऐसी हो गई है कि किसी को अगर नया चैनल ओपन करना है तो पहले तो 4000 घंटे 4000 आवर्स अगर नहीं देखे गए तो उसका मोनेटाइज नहीं होगा, प्लस 1000 सब्सक्रिप्शन जो है वो भी लगते हैं, सब्सक्राइबर्स लगते हैं। और फिर एक बार मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद अभी रेवेन्यू इतना कम कर दिया गया है कि मतलब समझ लीजिए YouTube जो है उससे कुछ फायदा होता ही नहीं है। कितनी भी ऐड आ दो, कितना भी कुछ आता हो, कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ पैसे जो है उससे आते ही नहीं है, YouTube से जनरेट ही नहीं होते हैं। तो इस तरीके की चीजें, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है ये जायंट लोग ले रहे हैं ना, तो ये अपनी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। एक बार आदत तो लगा दी YouTube पे जो है चीजें जो जाने वाली है, लेकिन आदत डरवाने के बाद अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, पैसा कम 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 करते जा रहे हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव आता है तो फिर उसको एक्वायर कर लेते हैं, है ना। ये चीज हमें देखने को मिल रही है। रिकमेंडेशन जो है वो क्या दिए गए हैं, पहली रिकमेंडेशन दी गई है कि स्ट्रक्चरल सेपरेशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिग टेक कंपनी अगर है तो फिर वहां पर वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, एक्विजिशन होता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन इसको क्या करना चाहिए, टुकड़ों में बांटना चाहिए, स्ट्रक्चरल सेपरेशन होना है, टुकड़ों में बांटना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बड़ी एप्पल कंपनी है तो ये वाली रहेगी एप्पल, ये रहेगी मैंगो, ये रहेगी स्ट्रॉबेरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
एक बड़ी एप्पल कंपनी है, उसी का स्ट्रक्चरल सेपरेशन होना चाहिए। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है यही चीज देख रहा है, ये स्ट्रक्चर यही चीज देख रहा है, ये स्ट्रक्चर यही चीज देख रहा है, ये स्ट्रक्चर ऑनलाइन चीज देख रहा है। तो ऐसा यहाँ पर चेंज जो है, स्ट्रक्चरल सेपरेशन जो है वो होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है कि यहाँ पर जो एडजेसेंट लाइन ऑफ बिजनेस है उसमें प्रोहिबिट यहाँ पर किया जाना चाहिए। मतलब जो ऑपरेशन होता है एडजेसेंट लाइन ऑफ बिजनेस में, कि भैया आपका क्या काम है, आपका काम है कि आप ये चीज कर रहे हो, है ना, मतलब आप सर्च इंजिन हो, गूगल सर्च इंजिन हो, तो आप एक काम करो, गूगल सर्च इंजीनियर हो एडजेसेंट लाइन ऑफ बिजनेस में। मतलब आप यहाँ पर व्हाट्सएप के चैट में भी घुस रहे हो और यहाँ तो घुस गया आप इंस्टाग्राम के चैट में भी घुस रहे हो, तो ये फालतू की चीजें फिर आप मत करो, ठीक है। उसी के साथ साथ मतलब फेसबुक बोलिए, ये बोलिए, गूगल ही नहीं फेसबुक बोलिए, मतलब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप वो मत पकड़ेगा सर गूगल का साथ थोड़ी है, ये तो थोड़ी है, तो फेसबुक का है, तो इसका है, तो उसका है। अरे भैया कुछ भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ एडजेसेंट लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए। उसी का थर्ड रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रिजम्पटिव प्रोहिबिशन। मतलब यहाँ पर क्या है, मर्जर्स एक्विजिशंस जो हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा काफी सारे मर्जर हो रहे हैं। अभी जो रिसेशन टाइप का आया है इसमें तो मतलब बहुत ज्यादा एक्विजिशन हमें देखने को मिल रहा है, मर्जर हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप का हमें देखने को मिला था, है ना, उसी का इंस्टाग्राम का हमें देखने को मिला। तो ये जो मर्जर एक्विजिशंस होते हैं ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है, आप छोटी छोटी जो ये है उसको सब कर रहे हो अपनी तरफ, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिए गए। अब ये जो रिकमेंडेशंस है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है यूएस गवर्नमेंट पर भी और कोई भी एजेंसी पर भी। ये मतलब ऐसा है कि भैया आप किस तरीके से कंट्रोल जो है इन लोगों पर कर सकते हो, क्योंकि छूटते जा रहे हैं, खुले सांड होते जा रहे हैं, ठीक है। इतने खुले सांड हो रहे हैं, अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, बेसिकली हो रहा क्या है, ये कंपटीशन को खत्म किया जा रहा है ना, कंपटीशन को खत्म किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसका काम है कि यहाँ पर मोनोपोलीज जो है वो ना बनी रहे। इसीलिए अगर आपने देखा होगा जियो जो है उस टाइम पर जियो के इसमें थोड़ा हस्तक्षेप जो है वो हुआ था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये कंपटीशन एक्ट जो है 2002 का उसके तहत यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट जाती है ये सारी चीजें। अब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ठीक है, ये यहाँ पर रिपेल किया गया और रिप्लेस किया गया कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत, जो किसके द्वारा कमेटी का है, राघवन कमेटी, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कमिटीज के नाम। अब ये क्या करती है, जो स्टेक होल्डर्स है, कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन, है ना, ये सबका क्या है, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करती है। और उसी के साथ यहाँ पर जो कंपटीशन है वो काफी हाई कंपटीशन जो है वो यहाँ पर लेवल बरकरार रहना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। ये सब देखभाल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। ये क्या है, तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट, डिफेंस के रिलेटेड ये आपको काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए इंडिजीनियस चीजों का जमाना चल रहा है, मतलब यहाँ पर देसी चीजों का जमाना चल रहा है ना, वोकल फॉर लोकल का जमाना चल रहा है। तो हम यहाँ पर वोकल हो रहे हैं, हमें यहाँ पर वोकल होने की जरूरत पड़ रही है। तो अब यही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब आप बोलोगे यार इतना इंडिजीनियस सुन रहे हैं हम डिफेंस सेक्टर में, तो ये फिर भी यहाँ पर फर्स्ट क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए फर्स्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। ये डेवलप किया गया इंडियन एयरफोर्स, ये सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट किया गया है फ्रॉम सुकोई 30 MKI जेट, ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये क्या है, सबसे पहले तो चीज तो ये इंडिजीनियसली बनाया गया है। इंडिजीनियसली मतलब क्या है, पूरा का पूरा ये देसी है, देसी, ठीक है, ये है। और उसी के साथ इंडियन एयरफोर्स जो है उसके द्वारा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हवा में उड़ने वाला होगा, दिख भी रहा है हवा में उड़ते हुए, ठीक है। मतलब ये जो है ये नहीं, ठीक है मतलब ये एक फोटो दिखा रहा हूँ कि हवाई का ही ये फोटो है, हवा में आसमान वाला। अब ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि एक मिसाइल है, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है, तो ये एक मिसाइल है। देखिए होता क्या है कि अगर आप कि कहीं पर भी अगर आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी, तो अगर आपने उरी अगर मूवी देखी होगी तो उसमें उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसमें वो पहले हेलीकॉप्टर से जाने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि भैया रेडार जो है उसके अंदर वो आ जाएगा, है ना, रेडार में आ जाएगा। और अगर रेडार में आ जाता है फिर उसके बाद उसको नष्ट भी किया जा सकता है, कोई भी अगर चीज़ जो है रेडार में आ जाती है तो।
और इसी वजह से रडार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कैसा है कि आपके टेरिटरी में अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर आपको हार्म कर सकता है ना। अब उससे बचने के लिए रडार जो है वो बनाया गया। ये एकदम ही नॉर्मल रडार है जो यहाँ पर फोटो में आपको नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली रडार जो है वो क्या होता है कि समझ लीजिए कोई एक फ्लाइट है, ठीक है, वो अगर वेपन से भरी हुई है, वो अगर बिना परमिशन के हमारे देश में घुसती है कुछ भी करने के लिए, मतलब यहाँ तबाह करने के लिए, तो फिर ये जो रडार है ये उसको देख लेगा, ठीक है। इस तरीके से इको जो है वो और ये ऑब्जेक्ट आता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस हमें पता चलता है। और ये अगर ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट है तो फिर इसको सीधा मिसाइल छोड़ के मार देता है। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि एकदम बेसिक वाला हमें ये देखने को मिल रहा है रडार, लेकिन बहुत बड़े बड़े हमारे डिफेंस सिस्टम के अच्छे रडार होते हैं जो कि सीधा मिसाइल से इसको उड़ा देते हैं, मतलब ये जो है सीधा उड़ी जाएगा, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या है कि कोई भी हमारे परमिशन के बिना हमारे अंदर हमारे रडार में कोई भी चीज नहीं ला सकता है। और ये रडार जो होता है सभी तरफ ध्यान रखता है, ठीक है, पूरे इस पर ध्यान रखता है और जो भी ऑब्जेक्शनेबल हो सीधा उसको मार गिरा देता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ ऐसा आ जाए जिससे कि हम ये जो रडार सिस्टम है इसी को अगर उड़ा दें तो फिर क्या रडार काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर हम टेरिटरी में आसानी से घुस सकेंगे? बिल्कुल घुस सकेंगे। यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंटी रेडिएशन मिसाइल यही है बेसिकली। एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है ये डिजाइन की गई है जिससे कि वो जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेस है, ठीक है, उसको मतलब जैसे रडार जो है उसको पकड़ लो, रडार जो है उसको यहाँ पर डिटेक्ट करे और ट्रैक करे और न्यूट्रलाइज करे। क्या करे? उसको डिटेक्ट करे, जो रडार है उसको डिटेक्ट करे, उसको ट्रैक करे और उसको न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज कर दे मतलब क्या? कि अब वो काम ही नहीं कर पाएगा, हमारे ऑब्जेक्ट जो भी एंटर करेंगे वो देख ही नहीं पाएगा, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और उसको उड़ा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो मिसाइल नेविगेशन मैकेनिज्म है इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, परफेक्ट इससे ये इसको सीधा उड़ा देता है, जैसे कि रडार जो है वो फंक्शन ही ना कर पाए, पूरा न्यूट्रलाइज जो है उसको कर देता है। और इतना ही नहीं, तो इसे पैसिव होमिंग हेड जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। पैसिव होमिंग हेड मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑफ भी करके रखा है, मतलब ये ऑन है तो ये डिटेक्ट कर रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी। कहां से डिटेक्ट कर रहा है? रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उससे डिटेक्ट किया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर बंद करके रखा है फिर भी ये उसको डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यह है पैसिव होमिंग हेड, ठीक है। मतलब ऑफिशियल ने बोला है कि रुद्रम मिसाइल जो है लॉक्स ऑन द टारगेट, इज कैपेबल स्ट्राइकिंग एक्यूरेटली इवन इफ रेडिएशन सोर्सेज स्विच्ड ऑफ इन बिटवीन। मतलब इसने एक बार ले लिया, ठीक है, एक बार ले लिया और इसने अगर बीच में बंद कर दिया तो ऐसा नहीं है भटक जाएगा, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। इसको पता है कि अच्छा बाबू बंद कर दिया फिर भी मेरे को पता है तू कहाँ पे छुपा हुआ है, तो ये इसको सीधा न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये है एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये है रुद्रम जो बनाया गया है। रुद्रम ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल डिजाइन डेवलप किया गया है बाय DRDO। ऑफिशियल्स ने कहा है कि यहाँ पर ये एंटी रेडिएशन मिसाइल इस टाइप की जो है ये 8 साल पहले से बनाना जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फिर काफी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ हमें यहाँ पर ये जो फाइनली बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये टेस्ट जो है वो भी किया गया है, टेस्ट किया गया सुखोई 30 MKI से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इसी पर काम करेगा, दूसरे जो फाइटर जेट्स है उस पर भी ये काम करता है। ऑफिशियल ने कहा है कि संस्कृत नेम जो है रुद्रम, ये मतलब है कि इन कीपिंग विद द ट्रेडिशन, क्योंकि इसमें ARM जो है ये भी इंक्लूडेड है ना। ARM ये भी इंक्लूडेड है, एक्रोनिम फॉर एंटी रेडिएशन मिसाइल। वर्ड इन संस्कृत है रिमूवर ऑफ सॉरो, ठीक है, ये भी इसका मतलब हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है कभी कभी कोई एग्जाम में आपको सीधे मीनिंग्स जो है वो भी पूछ ले जाते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहना जरूरी है। रुद्रम जो है डेवलप किया गया IF रिक्वायरमेंट टू एनहांस सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सीट कैपेबिलिटी, ठीक है, ये भी आपको पता रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर पीस नोबेल विनर जो है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि है WFP। रिसेंटली यहाँ पर 2020 के जो प्राइजेस हैं नोबेल प्राइजेस से अनाउंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर पीस प्राइज जो है वो भी अनाउंस किया गया है टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको यहाँ पर दिया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर और फूड सिक्योरिटी जो है उसको यहाँ पर प्रमोट करती है, ठीक है, जिससे कि जो भी ग्लोबल फूड क्राइसिस है उससे यहाँ पर छुटकारा पाया जा सके। हंगर अगर हम देखते हैं नोबेल कमेटी यहाँ पर बेसिकली क्यों दिया गया है,
क्यों यहाँ पर जो हंगर वाली कमेटी है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्यों दिया गया है, आर्म्स वालों को क्यों नहीं दिया गया है, जिसने इतना बोला कि भैया पीस कराओ, पीस कराओ, पीस डील करेंगे, उसको क्यों नहीं दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली बात ये हुई है, इन्होंने ये बोला है कि जो भी वॉर वगैरह होता है उसका सीरियस कनेक्शन है हंगर से, मतलब यहाँ पर जो भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसका सीरियस कनेक्शन हमें हंगर से देखने को मिलता है। 80% क्रॉनिक मालन्यूट्रिश्ड अगर चिल्ड्रन अगर हम देखते हैं तो उन कंट्रीज में, उन जो शहर है वहां पर देखने को मिलते हैं जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भैया यहाँ पर आर्म्ड फोर्स, मतलब जो यहाँ पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसी के साथ हंगर जो है, इन दोनों में काफी ज्यादा कनेक्शन है। और इसीलिए अगर कोई इसको मिटाने की कोशिश कर रहा है तो अपने आप ही पीस जो है, शांतता जो है, उसको लाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हम पीस, नोबेल पीस प्राइज जो है वो यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हंगर इंडेक्स जो है 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें अलग अलग कंट्रीज आप यहाँ पर देख सकते हो। जो सबसे अलार्मिंग कंडीशन पर है ये कंट्रीज आप देखिए, सबसे खतरनाक वाली कंडीशन पर हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ अगर हम इंडिया देखते हैं तो वो भी कोई ये नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देखिए सीरियस जो है वो देखने को मिल रही है ना, सीरियस है ये वाली कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज देखिए वो भी सीरियस हमें देखने को मिल रही है। वही हम मॉडरेट कंट्रीज देखते हैं, लो कंट्रीज देखते हैं, तो इस तरीके से ये वाली कंट्रीज जो है हमें लो इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ये वाली कंट्रीज जो है लो इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की बात करते हैं तो अलग अलग स्कोर दिए जाते हैं, जिस बेसिस पर यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है, मतलब अलार्मिंग है, लो है, मॉडरेट है, सीरियस है और एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, ये हमें देखने को मिलती है। इसमें अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, अंडर नरिशमेंट, ठीक है, उसी के साथ चाइल्ड वेस्टिंग, उसी के साथ चाइल्ड स्टंटिंग, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड वेस्टिंग यहाँ पर अंडर द एज ऑफ 5 वो है लो वेट फॉर देयर हाइट, मतलब वेट जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू हाइट, ठीक है। हाइट ज्यादा है, वेट कम है, तो यहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग। मैंने आपको ये बताया भी है कि यहाँ पर हाइट किसी की ज्यादा है लेकिन वो खाना जो है वो खा ही नहीं रहा है, बहुत वेस्ट कर रहा है, तो उसका वेट बढ़ पाएगा क्या, नहीं बढ़ पाएगा। तो ये इससे आप याद रख सकते हो, है ना। उसी के साथ चाइल्ड स्टंटिंग, यहाँ पर अंडर 5 हुआ है लो हाइट फॉर देयर एज अगर उसकी बहुत ज्यादा हाइट कम है तो वो हमें चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है ये भी एक फैक्टर देखने को मिलता है। तो कौन कौन से हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इस तरीके के कुछ इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, इसके बेसिस पर हंगर जो है वो निकाला जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो 94th रैंक है वो हमें देखने को मिल रहा है आउट ऑफ 107 कंट्रीज, क्लियर है। अब यहाँ पर जिसको नोबेल प्राइज मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये स्टैब्लिश किया गया 1961 में बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। फुल फ्लेज्ड यूएन प्रोग्राम 1965 में हो गया, हेडक्वार्टर रोम इटली में देखने को मिलता है। और हंगर को इरेडिकेट करना ये इसका काम देखने को मिलता है। और अगर हम रोल इंडिया में देखते हैं तो ये इंडिया में 1963 से ही काम कर रहा है। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए जो हम यहाँ पर बांटते हैं ना, अनाज जो बांटते हैं यहाँ पर बहुत ही कम कीमतों में सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन जो देते हैं, ठीक है, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। मिड डे मील स्कीम जो है उसमें इनका यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। राइस जो फोर्टिफिकेशन है उसमें देखने को मिलता है। रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसमें यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करने का। तो ये भी आपको मेंस में ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं कि भैया इंडिया से रिलेटेड भी आप इनका रोल जो है वो बता दो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डोबी स्टांस। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि इसके टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 होते हैं आरबीआई के इंक्लूडिंग गवर्नर और 3 होते हैं गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, है ना। गवर्नमेंट ने नॉमिनेट जो है वो करना होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अभी जो कमेटी की मीटिंग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। इसका काम क्या होता है, 2 मेन काम होते हैं, बहुत सारे काम है, 2 मेन काम होते हैं कि इन्फ्लेशन जो है उसको 4 ± 2 रखो, दूसरा ग्रोथ जो है वो यहाँ पर चेक करते रहो। तो ये 2 मेन इसके काम हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है हाई, ग्रोथ हमारी चल रही है लो। अब यहाँ पर लग गए हैं सब कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना था इनको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव था कि भैया इन्फ्लेशन तो सेट करना है लेकिन ग्रोथ जो है वो जो इतनी नीचे जा रही है उसको भी तो बढ़ाना है। तो अब यहाँ पर इन्फ्लेशन भले ही चल रहा हो लेकिन ये फूड इन्फ्लेशन मोस्टली हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सप्लाई आ जाएगा तो अपने आप नीचे आ जाएगा, है ना।
तो इसके बलबूते पर अपनी ये जो रेपो रेट है या फिर जो मतलब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको सेट करते हैं। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, हाउकिश मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और डोविश मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट समझ लीजिए रेपो रेट है, रेपो रेट कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उस पर हम बोलते हैं कि हाउकिश अपनाई गई है या डोविश अपनाई गई है। अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है हम बोलेंगे डोविश है। पहले एक डव की ऐड आती थी, आपको पता है, मतलब एक साबुन थी डव, वो क्या सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट स्किन हो जाती है ऐसा वो क्लेम करते हैं, सॉफ्ट 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 स्किन होती है ना। तो मतलब क्या है, एकदम सॉफ्ट, मतलब सौम्य, मतलब कम, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर कम किया मतलब डोविश जो है वो अपनाई गई है, और अगर ऊपर कर दिया हाउकिश जो है वो अपनाई गई है, ब्लैक हाउकिश, ठीक है, वो अपनाई गई है। तो अब यहाँ पर कम करना बढ़ाना, इससे क्या होता है, अब आरबीआई रेपो रेट मतलब बेसिकली क्या है, ये बैंक है, ये आरबीआई है, और यहाँ पर एक कस्टमर है। अब बैंक को लोन देना है कस्टमर को, ये दे रही है 5% इंटरेस्ट रेट पर, इसके पैसे हो गए खत्म। इसने आरबीआई से 100 रुपए उधार ली इसको देने के लिए, ये इंसान को अपने पास रखने के लिए तो लेगी नहीं, ये इंसान को देने के लिए लिए। अब इसने आरबीआई ने बोला ठीक है मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन तुमको 8% के ब्याज दर पे मुझे देना पड़ेगा, मतलब 100 रुपए तुमने लिए, 108 रुपए मुझे वापस करने पड़ेंगे। अब बैंक जब ये 100 रुपए इसको देगी तो क्या 5% पर देगी, नहीं, ये देगी इससे ज्यादा, क्योंकि 108% पर तो उसको आरबीआई को देना है ना, तो ये रखेगी 10%, मतलब इसको बैंक को मिलेंगे 110 रुपए, आरबीआई को देगी 108 रुपए, 2 रुपए का बैंक को फायदा, क्योंकि बैंक यहाँ पर अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो ये अगर कम कर दिया आरबीआई ने, या 8% की जगह अगर 2% कर दिया, तो यहाँ पर ये भी कम हो जाएगा, 10% की जगह 5% हो जाएगा, है ना। तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिला। अगर ये कम हो जाता है तो क्या होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा खरीदी करेंगे, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। अगर यहाँ पर ये बढ़ा दिया जाता है, 8% की जगह 15% कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये 20% कर दिया जाएगा। 20% हो रहा है, लोग लोन लेंगे क्या, लेंगे ही नहीं। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान देना है हाउकिश एंड डोविश, इससे क्या इफेक्ट्स होते हैं। हालांकि अभी के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में स्टेटस को रखा गया है कि जितना है उतना ही, हम ना ही बढ़ा रहे हैं ना ही कम कर रहे हैं, मगर फिर भी यहाँ पर जो डोविश हमें स्टांस है ये देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके कुछ कारण है। पहला तो यह है कि यहाँ पर जो चिंता है इवैल्यूएटेड इन्फ्लेशन की, वो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर करेंसी इन्फ्लेशन जो है उससे ज़्यादा यहाँ पर जो ग्रोथ है उससे कंसर्न है आरबीआई, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रोथ जो है, क्योंकि ये हमारा इन्फ्लेशन जो है ये अभी टेम्पररी है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा ऐसा बोलना है, ठीक है, आरबीआई का। अभी मेन है ग्रोथ होना चाहिए, लोगों में डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए। सेकंड, अगर हम देखते हैं कमेटी यहाँ पर इंटेंशन जो है उसका, यहाँ पर क्या देखा गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको स्टिमुलेट करना है, ठीक है, स्टिमुलेट करना है। थर्ड, हमें देखने को मिल रहा है सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सपेक्ट करेगी इन्फ्लेशन जो है वो लोअर चला जाएगा, 4.5 to 5.4% चला जाएगा, और ये हमारे रेडार में आ जाएगा, मतलब 4 ± 2 जो है मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल आ जाएगा, ऐसा उनका मानना है। इसलिए यहाँ पर हम स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये हमको चिंता नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत सही तरीके का भी डिसीजन रहा है, और भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पर इसने क्या किया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है उसका साइज यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। मतलब यहाँ पर अब गवर्नमेंट बॉन्ड जो है 20,000 करोड़, यहाँ पर पहले 10,000 करोड़ थे, अब 20,000 करोड़ कर दिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन आपको पता रहने चाहिए। इकोनॉमी के लेक्चर जल्दी ही शुरू होने वाले हैं MM एकेडमी ऐप पर, तो उस पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमी पूरा अच्छी तरीके देखेंगे, साले को पूरा का पूरा ऐसा खदेड़ के निकाल देंगे कि फिर इकोनॉमी जो है वो मैटर ही नहीं रहेगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ पर जो सेल एंड परचेस होता है, इससे भी हम हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पर मैच्योरिटी लिमिट जो है बैंक्स की वो 22% जो है वो रखी जा रही है, सेम। थर्ड, अगर हम देखते हैं सेंट्रल बैंक जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड से भी कंडक्ट करवा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट किया, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उससे भी कर रहे हैं, इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या होता है। फिर उसके बाद ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो है ऑफ ₹1 लाख करोड़, ये भी अनाउंस किए गए हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से आपको पता है, रेपो ऑपरेशन जो भी होते हैं अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होंगे, उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, ठीक है, डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, जिससे हमें ये इंडिकेट होता है कि हाँ भैया यहाँ पर अब जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी हो सकती है। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बढ़ाए क्यों नहीं गए हैं, ठीक है, बढ़ाए क्यों नहीं गए, तो यहाँ पर हमारा जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 9.5% दिस फिस्कल। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर इनके द्वारा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए अभी थोड़ा न्यूज़पेपर जो है उस पर भी झलक मार देते हैं इन दी एंड कि न्यूज़पेपर जो है उसमें कुछ न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है, कुछ हमारी छूट गई है, तो वो न्यूज़ पर हम थोड़ी चर्चा जो है वो कर लेंगे। उसी पर आरबीआई जो है उसकी न्यूज़ दी हुई है। बाकी अगर हम देखें तो इतना कुछ खास न्यूज़ जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है। सिलिकॉन वैली स्टार, ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। WFP के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इंडिया के लिंक जो है PDS रिफॉर्म्स, राइस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं है। सिटी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो है उसमें भी कुछ नहीं है। अभी देखिए इलेक्शंस जब आते हैं तब मोस्टली इलेक्शन से रिलेटेड ही चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो कर्नाटका कोर्ट है उसने FIR अगेंस्ट कंगना फॉर ट्वीट ऑन फार्मर प्रोटेस्ट। तो अब देखिए जो कंगना है उन्होंने जो इतनी सारी चीज़ें कही थी, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो चुके हैं ऐसा लग रहा है कंगना के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें भूली गई थी कंगना के द्वारा। तो अब यहाँ पर जो भी चीज़ें मतलब कंगना के अगेंस्ट में जो भी वो क्लेम कर रही थी उसके अगेंस्ट में भी चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है, जिससे कि अब कंगना की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे तो एंटीसिपेटरी बेल जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एंटीसिपेटरी बेल जो है उसके बारे में बात देखने को मिल रही है। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देखिए जो बेल्स होती है वो रेगुलर बेल होती है, इंटरिम बेल होती है और एंटीसिपेटरी बेल होती है। रेगुलर बेल अगर हम देखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं फास्ट में आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। रेगुलर बेल मतलब नॉर्मल जो हमारी देखने को मिलती है, अगर हम देखें सेक्शन 437, 439 है ना CRPC के, तो उसके तहत हमें देखने को मिलती है जो ऑलरेडी अरेस्ट में है उसको रिलीज किया जा रहा है। नॉर्मल बेल मतलब क्या है, ऑलरेडी जिसको अरेस्ट किया गया है उसको छोड़ा जा रहा है। इंटरिम बेल मतलब क्या होता है, टेम्पररी या शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर बेल जो है वो दी जा रही है ना। एंटीसिपेटरी बेल मतलब क्या है कि अरेस्ट करने से पहले ही किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि भैया वो अरेस्ट हो सकता है, उससे पहले ही अगर वो बेल मांग ले तो फिर वो रहती है एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। अंडर सेक्शन 438 जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो है एंटीसिपेटरी बेल ये इशू की जाती है ओनली बाय सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, आपको क्वेश्चन सीधा आ सकता है। फिर नेक्स्ट इस पर हमने एक्सप्लेन सेक्शन जो है वो तो देखे हुए हैं, सभी यहाँ पर देख लिए हैं। बाकी एडिटोरियल आइडियाज पेज भी हमने देख लिया है। वर्ल्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर कैंपेन ट्रेल आफ्टर डॉक्टर सेज ट्रीटमेंट कंप्लीट, तो यहाँ पर अब वो मैदान में फिर से आने की कोशिश में लग चुका है। फिर यहाँ पर बाकी अगर हम देखें तो कुछ इतने खास न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और पाकिस्तान जो उसने भी टिकटॉक जो उसको बैन कर दिया है इमोरल कंटेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हमें देखने को मिल रही है। और फिर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी के पेज पर आरबीआई का हमें पता है ऑन टैप जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो ग्रोथ है अब वो थोड़ी बहुत हमें बेटर होती हुई थोड़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें RTGS जो है ये 24/7 होने वाला है दिसंबर से। तो अब आपके लिए ये एक होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए RTGS और NEFT में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आप ज़रूर लिखिएगा क्योंकि दिसंबर 2019 से आरबीआई ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो NEFT वो यहाँ पर ऑल डेज यहाँ पर शुरू कर दिया था। अब RTGS जो है उसको यहाँ पर 24/7 बनाने की कोशिश की जा रही है। सेंसेक्स जो है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके पीछे भी कई कारण हैं, कई सारे हमें फैक्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसी के साथ इंडिया जो है वो अब सेकंड सेट ऑफ स्विस बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो यहाँ पर लेने वाला है। अब कौन कौन से आ रहे हैं उसको जाहिर ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। खैर, तो ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो कुछ खास है नहीं। हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। MM Academy ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।